का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका आज डे 1 है। आज मैं इतिहास के पहले चैप्टर से क्लास शुरू करने जा रही हूँ। तो शुरू से देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास अतीत का व्यवस्थित अध्ययन जो मुख्य रूप से मानव समाज देश पर आधारित महत्वपूर्ण घटना का कालक्रम रूप से वर्णन करता है, वही इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द इति, ह और आस से मिलकर बना है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ बुनना है। संभवतः बुनना शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि घटनाओं को जो व्यवस्थित ढंग से बुनकर सार्थक और सही तरीका से जो घटना का वर्णन किया जाता है, इसलिए हिस्ट्री इतिहास के लिए बुनना शब्द प्रयोग किया गया है। हेरोडोटस, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें ग्रीक और फारस युद्ध का वर्णन है। यह पुस्तक को इतिहास लेखन की एक व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। रोमन जो लेखक थे, वक्ता भी थे, वो सिसरो ने अपनी पुस्तक द क्रॉनोलॉजी के लिए फादर ऑफ क्रॉनिक कहा था। हिगेल के अनुसार इतिहास का विषय वस्तु समाज तथा राज है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहासकार एक सामाजिक प्राणी है, जिस पर धार्मिक वातावरण और समाज के संस्कार का प्रभाव पड़ता है, जिससे वह पृथक नहीं रह सकते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कालक्रम के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे उन्होंने 1817 में लिखे थे, इस पुस्तक के अनुसार उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। भारतीय इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांटने वाले पहले इतिहासकार थे। जेम्स मिल के अनुसार हिंदू काल अंधविश्वास तथा निरंकुशता का युग था। मुस्लिम काल विदेशी शासन तथा उत्पीड़न का युग माना गया था। मुस्लिम काल को विदेशी शासन इसलिए कहे हैं क्योंकि वो बाहर से आकर भारत में शासन किए थे, इसलिए उन्हें विदेशी शासन और उत्पीड़न का युग माना। ब्रिटिश काल को उन्होंने ज्ञान तथा सुधार का युग माना है। मिल इस विभाजन को भारतीय इतिहास के अध्ययन मिल के जो ये विभाजन किए गए हैं 3 भाग में, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया है। मिल ने विदेशी शासन काल को अपने अनुसार से सही ठहराने के लिए हमेशा के लिए सही ठहराया है और भारतीय संस्कृति को पिछड़ा तथा असभ दिखाने का कोशिश किए हैं। भारतवर्ष है हम लोग का देश, इससे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता था। इसे उत्तराखंड द्वीप भी कहा जाता है। यह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, जिसका कन्याकुमारी का प्राचीन नाम केप कोमोरिन था, कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक भारतवर्ष फैला हुआ है। यह माना जाता है कि दुष्यंत के जो पुत्र भरत थे, उनके नाम पे ही भारत देश पड़ा है। किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र जो थे, उनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया है और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग बताए गए हैं। इंद्रद्वीप, कुसेरू, ताम्रपर्णी, गाभासिस्मान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, बारूश और सागर। इतिहास के स्रोत, इतिहास की जानकारी जिससे मिलती है उसे इतिहास का स्रोत माना गया है। कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत
दो निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास का निर्माण में सहायक पुरातात्विक स्रोत को 6 भागों सहायक के लिए पुरातात्विक स्रोत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, अवशेष अथवा उत्खनन से जो निकले भौतिक वस्तु होते हैं। दूसरा, अभिलेख। तीसरा, स्मारक और भवन। चौथा, सिक्का। पांचवा, मूर्ति तथा छठा, चित्र। अवशेष क्या? प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इन स्थलों का जो खुदाई किया गया उनसे जो प्राप्त वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन, तो जो भी मतलब बर्तन मिले हैं या जेवर, ये कुछ भी मिले हैं, भवन मिले हैं, इस जो अवशेष से प्राप्त सामान प्राप्त हुआ है उस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। उसे अवशेष के रूप में किया गया है। जो उत्खनन से जितना भी सामान प्राप्त हुआ उसे अवशेष कहा गया है। अभिलेख, पत्थर अथवा धातु पे प्रचलित संकेत या आदेश, उसे उसके शासन या किसी व्यक्ति द्वारा उत्खनन कराई जाती थी, उसे ही अभिलेख कहा जाता था। जैसे सम्राट अशोक ने अपने 14 शिलालेख, कितने लघु शिलालेख, ये सब जो उत्खनन कराए हैं, ये सब अभिलेख कहलाते हैं। किसी भी ठोस चीज़ पे जो लिखित दस्तावेज होते हैं उसे अभिलेख का नाम दिया गया है। अभिलेख, अशोक के बाद जो प्राप्त अभिलेख 2 भागों में विभाजित किया गया है: सरकारी अभिलेख और गैर सरकारी अभिलेख। जो मुख्यतः प्रशस्ति या भूमि के विवरण दोनों के रूप में पाए जाते हैं उससे सरकारी अभिलेख में है। प्रशस्ति वे कहलाते हैं जो राजकवि द्वारा शासकों की प्रशंसा में लिखी गई है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। गैर सरकारी अभिलेख, यह सरकार द्वारा निर्मित अभिलेख नहीं होता है। इसमें गैर धार्मिक संगठन, व्यापारी संगठन तथा अन्य व्यक्ति के विवरण शामिल होते हैं। राजकीय अभिलेखों के तुलना में गैर सरकारी अभिलेख की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इन अभिलेखों की जो गैर सरकारी अभिलेख होती है, जैसे बाद के इतिहासकार सोच के अपने अनुसार से उस काल का वर्णन करते हैं, ये सब हो गया गैर सरकारी अभिलेख। इन अभिलेखों से तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तीसरा है सिक्का। सिक्का का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्का का स्थान महत्वपूर्ण है। इन सिक्कों से साहित्य स्रोत से प्राप्त तत्वों का समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए गुप्तकालीन सिक्का जिसमें देवी देवता तथा कई तरह के चित्र मिले हैं, जैसे लक्ष्मी, गरुड़, कार्तिक, गंगा, धनुष, बाण, तलवार इत्यादि, ये सब जो चित्र अंकित हुआ है, तो इससे और समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए भी सिक्का में चित्र अंकित हुआ है। इससे गुप्त काल के शासकों की धार्मिक, राजनीतिक तथा उनके शक्ति, मनोरंजन सबकी जानकारी प्राप्त होती है। भवन, प्राचीन काल के प्राप्त भवनों के अवशेष उस काल की आर्थिक स्थिति, स्थापत्य कला की प्रगति तथा रहन सहन की जानकारी देती है। सिंधु घाटी के प्राप्त भवनों के अवशेष से उस काल के का पता चलता है कि उस काल के लोग काफ़ी विकसित थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी तथा काफ़ी सुनियोजित तरीक़ा से वे लोग नगर बसाए हुए थे। उनका जो डेवलपमेंट था, कितना उन लोग डेवलप किए थे भवन निर्माण में, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मूर्ति, प्राचीन काल की मूर्ति प्राप्त जो होती है वो गंधार कौशल से उस काल की जानकारी देती है। कुषाण काल की प्राप्त मूर्ति से जो मथुरा शैली और गंधार शैली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। खासकर कुषाण काल में अधिकतर मूर्तियाँ मथुरा शैली की बनी हुई प्राप्त हुई है, जो कि मथुरा शैली का केंद्र था मथुरा, वहाँ से प्राप्त हुई है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की जाती थी। यह भारतीय आधार पे बनाए जाते थे। ये मूर्ति जो होते थे भारतीय बनावट के आधार पे बनाई जाती थी। इस मूर्ति में हिंदू देवी देवता, महात्मा बुद्ध सबकी आकृति मिली है।
और जो गंधार शैली मूर्ति थी, ये इसमें यूनानी रोमन प्रभाव मिलते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, यूनानी देवता की तरह कपड़े और उनके बाल मिले हैं। चित्र पाषाणकालीन कई चित्र मिले हैं, गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों से उस काल के मानव की जानकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका के गुफा से मिले पाषाणकालीन चित्र, जिसे मानव द्वारा जानवर के शिकार करते हुए तथा कई तरह के जानवर की आकृति और चीज़ों का चित्रित किया है, जो उस काल के मानव की स्थिति की जानकारी देता है। साहित्य स्रोतों को साधनों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य और विदेशी साहित्य का विवरण। धार्मिक साहित्य में हो गया, धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और तीसरा भाग जैन साहित्य। वैदिक साहित्य वेद हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका 4 भाग है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद से इस ब्राह्मण की जानकारी मिलती है। इन वेदों में यह चर्चा किया गया है कि कैसे ईश्वर को सर्वोच्च शक्तियों को प्रसन्न किया जा सकता है। बाद के वैदिक साहित्य में धर्म के दार्शनिकता का वर्णन किया गया है। वेद की प्रकृति से तो धार्मिक है, वेद प्राकृतिक रूप से धार्मिक है, किंतु इस ग्रंथ से राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद में मतलब उत्तर वैदिक काल के कृषि का जानकारी मिलता है। फिर अथर्ववेद में उस काल में जो सामाजिक स्थिति थी, जादू टोना, ये सब का वर्णन मिलता है। ये सब उस वेद से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य, इन साहित्य में जातक, पिटक तथा निकाय आते हैं। जातक बौद्ध साहित्य की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक की संख्या 548 है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का वर्णन है। पिटक 3 प्रकार के होते हैं। सूत पिटक, यहाँ पर सूत होगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इन पिटकों की रचना की गई है। जैन साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें ऐसे भारतीय पशुओं का परिचय जानकारी मिलता है, पक्षों का जानकारी मिलता है, जिसमें वेद तथा अथवा ब्राह्मण साहित्य में चर्चा नहीं की गई है या तो बहुत कम की गई है। इस सब से भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है। धर्मोत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। इनमें प्रमुख ग्रंथ कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस पुस्तक, जो विशाख दत्त द्वारा संस्कृत नाटक लिखी गई है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी देता है। कामदक की नीति शास्त्र उस समय के राजतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित भी हर्षवर्धन के शासन की सामाजिक तत्कालीन स्थिति की जानकारी देता है। इसके अलावा अनेक ग्रंथ उपलब्ध है, जो भारत के प्राचीन काल के, मध्यकालीन और आधुनिक काल की जानकारी देती है। विदेशी यात्रियों का विवरण। मेगस्थनीज, जो यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तथा पाटलिपुत्र के विस्तृत विवरण देता है। सुंग यून नामक दूसरी चीनी यात्री 6वीं शताब्दी भारत आए थे। उनका विवरण से तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। इत्सिंग नामक अंतिम चीनी यात्री, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, उनके विवरण से भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अरब यात्री में सबसे अधिक प्रसिद्ध अल-बरूनी थे। वह महमूद गजनवी काल में भारत आए थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, जिसमें उन्होंने भारत के समाज, रीति रिवाज, प्रथा, साहित्य सबका वर्णन किए हैं। इस प्रकार सभी इतिहासकारों का, जो विदेशी इतिहासकारों का जो लेखन मिला है, इससे भारतीय
का प्राचीन काल का जानकारी का काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है। ये मेरा आज फर्स्ट क्लास था, कल मैं सेकंड क्लास लेकर आऊँगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।